गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए, सबसे पहले हमने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल पर चर्चा की थी और आधुनिक काल का जो फर्स्ट चरण था भारतीय हिंदी। सबसे पहले तो मैंने आपको आधुनिक काल के विषय में बताया था आधुनिकता क्या होती है, आधुनिक काल की क्या समय सीमा रही है, आधुनिक काल को कितने भागों में बांटा गया है अगर और उसके बाद हमने आधुनिक काल का जो फर्स्ट चरण था भारतीय हिंदी, इसको क्या समय सीमा थी, जिसका नामकरण है वो किस साहित्यकार के नाम के आधार पर रखा गया था और उसमें प्रमुख साहित्यकार कौन कौन से थे, उनकी कौन कौन से साहित्यिक रचनाएं थी और उनकी क्या काव्यगत विशेषताएं थी, ये हम गत वीडियो में पढ़ चुके हैं। आगे हम चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य का जो द्वितीय चरण है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग क्या होता है, द्विवेदी युग का नामकरण है वो हिंदी साहित्य के साहित्यकार के नाम के आधार पर रखा गया है, इसकी क्या समय सीमा है, इसमें कौन कौन से प्रमुख साहित्यकार हैं, उनके काव्य की कौन कौन सी काव्यगत विशेषताएं हैं, इस विषय पर हम आज चर्चा करते हैं। तो देखिए सर, दूसरा है हिंदी साहित्य आधुनिक काल का जो दूसरा चरण है वो है द्विवेदी, जिसकी समय सीमा है 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक। कहीं कहीं 1920 ईस्वी तक भी मिल जाता है, 18-20 ईस्वी मिल जाता है, क्योंकि हिंदी साहित्य की जो प्रवृत्तियां हैं वो लगभग साल 2 साल में इस तरह से परिवर्तित होती रही है। तो किसी ने इसको 20 मान लिया, किसी ने 18 मान लिया, जबकि आचार्य रामचंद्र ने इसको 1918 तो हमें अधिकतर 1918। अब देखिए हिंदी साहित्य का जो आधुनिक काल का जो द्वितीय चरण है द्विवेदी युग क्या है, तो हमारे हिंदी साहित्य के जो इतिहासकार हैं उन्होंने कहा है, क्या कहा है कि भारतेंदु युग जो फर्स्ट चरण था आधुनिक काल का, भारतेंदु युग यदि आधुनिक काल का प्रवेश द्वार है तो द्विवेदी युग उसका विस्तृत प्रांगण है, जहां उन प्रवृत्तियों को, कौन सी प्रवृत्तियां जो भारतेंदु युग में चल रही थी, राष्ट्रीय भावना, सामाजिक समस्याओं, सामाजिक दुर्दशा आदि, उन प्रवृत्तियों को पूर्ण विकसित एवं बलवित होने का अवसर प्राप्त हुआ है। वस्तुतः द्विवेदी युग भारतेंदु युग का जो बीज अंकुरित हो रहा था वो द्विवेदी युग में आकर के पूर्ण विकसित एवं बलवित हो गया था, ऐसा हमारे हिंदी साहित्य के इतिहासकारों ने कहा है। तो देखिए, इसका मतलब है कि द्विवेदी युग है उसमें बहुत सारी जो प्रवृत्तियां हैं, बहुत सारी विशेषताएं वही है जो भारतेंदु युग की है, लेकिन उनको यहाँ आकर के और ज्यादा विकसित एवं बलवित होने का अवसर प्राप्त हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया जैसे हिंदी साहित्य का आधुनिक काल आया, हिंदी साहित्य का आधुनिक काल आते ही हमारे जो हिंदी साहित्य के जो इतिहासकार उन्होंने साहित्य का जो विषय है वो मानव को बना लिया, और मानव की प्रमुख आवश्यकता थी वो क्या थी, राष्ट्रीय भावनाओं की थी। तो राष्ट्रीय भावनाएं उस समय भारतेंदु युग में तो क्या था, कम लोग भी तो पढ़े लिखे थे, और जो थे वो भी अपनी जो भी जनता की जो भावनाएं थी उनको अपनी कविता के माध्यम से जनता के सामने खुलकर अभिव्यक्त नहीं कर सकते थे, क्योंकि अंग्रेज अधिकारी या अंग्रेज हैं वो उनका दमन कर रहे थे, या तो उनकी काव्य रचनाओं को जब्त कर लेते थे या उनको गिरफ्तार कर लेते थे। अब जैसे जैसे हम स्वतंत्रता के नजदीक होते जा रहे हैं, अब देखिए 1918 1947 हम स्वतंत्र हो गए थे, तो जैसे जैसे हम स्वतंत्रता के नजदीक होते जा रहे हैं कुछ तो हमारे जो साहित्यकार हैं वो भी कुछ पढ़े लिखे लोग हैं वो भी बढ़ गए, फिर कुछ धीरे धीरे अंग्रेजों का जो भय था वो भी धीरे धीरे कम होता गया, तो हमारे साहित्यकार वो जनता के सामने कुछ खुलकर अभिव्यक्ति कर रहे, जनता के सामने खुलकर अपनी भावनाओं को बताने लग गए, जनता की जो भावनाएं थी उनको खुलकर जनता के सामने लाने लग गए थे। अगर तो इस तरह से भारतेंदु युग है उसकी जो प्रवृत्तियां हैं उनको यहाँ द्विवेदी युग में पल्लवित विकसित होने का अवसर रहा। इसका नामकरण, बहुत सारी प्रवृत्तियां हैं वो हटकर भी है, जो भारतेंदु युग है उससे बहुत सारी प्रवृत्तियां हैं वो द्विवेदी युग में बिल्कुल हटकर है, तभी तो इसका द्विवेदी युग नामकरण चेंज हो गया था। साहित्य का जो युग है वो परिवर्तित कब होता है, जब कुछ प्रवृत्तियां साहित्य में बदल जाती है, अगर इसीलिए इसका नामकरण द्विवेदी युग रखा। अब द्विवेदी युग का जो नामकरण है वो हिंदी साहित्य के किस आचार्य के नामकरण को आधार बना करके किया गया, तो ध्यान रखना 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के द्विवेदी युग का नामकरण किस साहित्यकार के नाम को आधार बनाकर किया गया, तो अधिकतर जो विद्यार्थी इसमें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कर देते, जबकि ये गलत, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं, ये ध्यान रखना, हिंदी साहित्य के द्विवेदी युग का नामकरण है वो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के गरिमा मंडित व्यक्तित्व को ध्यान में रखकर किया गया। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आगे सर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जैसे ही 1903 में एक सरस्वती नाम की एक पत्रिका चलती थी जो 1900 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था,
सरस्वती पत्रिका, जिसके प्रथम संपादक थे बाबू श्याम सुंदर दास। 1903 ईस्वी में उस सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी बने। महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका के संपादक बने। ये साहित्यिक पत्रिकाएं थी, जो भी हमारे हिंदी साहित्य के साहित्यकार थे, अपनी जो भी साहित्यिक रचनाएं होती थी उनको इस पत्रिका में छापा। ये जैसे ही 1903 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी जैसे इसके संपादक बने, संपादक बनने से पहले ये रेल विभाग में नौकरी करते थे, और संपादक बनते ही इन्होंने ये मानो कि हिंदी साहित्य है, उसकी दिशा और दशा है, दोनों ही बदल। इस पत्रिका के माध्यम से इन्होंने हिंदी साहित्य की महान सेवा की। इन्होंने कवि कर्तव्य जैसे निबंध लिख करके और कवियों को अपने कर्तव्य निर्धारित किए, पंपलेट तक बांटे कवियों को, और उस कवि कर्तव्य निबंध में इन्होंने कवियों के कर्तव्य निर्धारित किए। इन्होंने कहा, क्या कहा? इन्होंने कहा कि जो भी साहित्यकार हैं उनको इन्होंने सुझाव दिया, निर्देशित किया कि एक तो कविता का जो विषय है, जो रीतिकाल से जिसको श्रृंगारिक बनाया जा रहा है, जो श्रृंगारिक भावनाओं को लेकर जो कविताएं लिखी जा रही है, उन श्रृंगारिक भावनाओं वाले उस विषय को बदल दो, अर्थात उसकी जगह कविता का नया विषय लाओ, जिसमें श्रृंगारिक भावनाएं ना हो, बल्कि आदर्श, नैतिकता और संस्कृति से युक्त। तो एक तो कविता का विषय बदलने का इन्होंने कवियों को इस तरह का कर्तव्य निर्धारित किया। दूसरा, इन्होंने कहा कि चाहे गद्य लिखो चाहे पद लिखो, क्यों? क्योंकि इससे पहले भारतीय हिंदी में आपको मैंने बताया कि पद जो था, काव्य जो था, उसकी जो भाषा थी वो ब्रज भाषा थी। जैसे द्विवेदी युग आया, इन्होंने कवियों को कर्तव्य निर्धारित कर दिए कि अगर खड़ी बोली में रचना छपवानी है, सरस्वती में अगर अपनी रचना छपवानी है तो आधुनिक खड़ी बोली में ही लिखनी होगी, जिससे गद्य और पद्य की भाषा एक हो सके। तो देखिए, दूसरा कवियों के लिए कर्तव्य निर्धारित कर दिया कि सरस्वती में रचना छपवानी है तो आधुनिक खड़ी बोली में ही लिखना होगा। तो खड़ी बोली को स्थापित करने में सबसे ज्यादा जो योगदान है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी का। ये ध्यान रखना, एक नंबर का क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि हमारे हिंदी साहित्य में खड़ी बोली के जनक के रूप में किस कवि को जाना जाता है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। खड़ी बोली को साहित्य में स्थापित करने का सबसे महान कार्य है वो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। न केवल खड़ी बोली को स्थापित किया, बल्कि खड़ी बोली को सुधार, उसको व्याकरणिक शुद्धता प्रदान करने का, स्वरूप या उसको परिष्कृत रूप प्रदान करने का कार्य भी महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया। हमारे जो ब्राह्म चिन्ह आदि का जो प्रयोग होता है, व्याकरणिक चिन्हों का जो प्रयोग होता है, उसका जो कार्य है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ही खड़ी साहित्य में किया। अगला जो कवियों का कर्तव्य निर्धारित किया वो किया था, इन्होंने कहा था कि ये जो साहित्य में जो कवियों ने जो परिपाटी बना ली थी, परंपरा बना ली थी उपनाम लगाने की, आपने देखा हो। कवि लिखते हैं रामधारी सिंह दिनकर, श्रीमंगल सिंह सुमन, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो ये उपनाम लगाने की जो प्रवृत्ति है वो छोड़ दीजिए। इस तरह इन्होंने कवियों के कर्तव्य निर्धारित कर दिए। महावीर प्रसाद द्विवेदी का साहित्य में योगदान एक सर्जक के रूप में उतना नहीं है जितना एक मार्ग निर्देशक, जितना एक सुधारक, जितना एक चिंतक के रूप में जाना जाता है। इन्होंने न केवल साहित्य का विषय ही बदला, बल्कि कवियों को इस तरह के कर्तव्य निर्धारित कर दिए जिससे बहुत सारे जो कवि हैं वो तो इनको आदर्श पुरुष के रूप में। मैथिली शरण गुप्त हैं, वो इसी युग के कवि हैं जो इन्हीं के शिष्य हैं। मैथिली शरण गुप्त ने तो इनके एक निबंध से प्रेरित होकर के और इनके लिए, इनको आदर्श मानते हुए इनके लिए पंक्ति लिखी। क्या लिखा? करते तुलसीदास भी कैसे मानस, महावीर का यदि उन्हें मिलता है। अगर रत्नावली की फटकार नहीं मिलती तो आज हमारे सामने रामचरितमानस जैसे ग्रंथ नहीं आता। उसी तरह इन्होंने कहा कि अगर महावीर प्रसाद द्विवेदी का हमको कोई निर्देश नहीं मिलता, खड़ी बोली में कविता लिखने का इस तरह का अगर आदेश नहीं मिलता, तो आज हमारे सामने आधुनिक खड़ी बोली में लिखा हुआ साकेत जैसा क्या नहीं किया। ये बात मैथिली शरण गुप्त ने इनके योगदान।
तो इस तरह महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, उन्होंने साहित्य में खड़ी बोली को स्थापित करने का महान कार्य किया, खड़ी बोली को व्याकरणिक शुद्धता प्रदान करने का कार्य किया, और इसके अलावा साहित्य का जो विषय है वो पुरानी परंपरा से हटकर, संगठित भावनाओं से हटकर और साहित्य में आदर्श नैतिकता से युक्त और संस्कृति से युक्त इस तरह का विषय साहित्य है। ये महावीर प्रसाद है। अब है द्विवेदी युगीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां। अब देखिए द्विवेदी युगीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति। प्रमुख प्रवृत्ति। द्विवेदी युगीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन कौन सी है, या द्विवेदी युगीन काव्य की प्रमुख विशेषताएं भी बोल सकते हो। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया, हमारे हिंदी साहित्य के इतिहासकारों ने लिखा है कि भारतीय युग यदि आधुनिक काल का प्रवेश द्वार है तो द्विवेदी युग उसका विस्तार प्रारंभ था। इसका मतलब है बहुत सारी जो प्रवृत्तियां हैं, बहुत सारी जो विशेषताएं वो तो वही है जो भारतीय युग में चल रही थी, उन्हीं को यहाँ पूर्ण पल्लित में विकसित होने का अवसर मिला। तो देखिए सबसे पहली है राष्ट्रीय चेतना। राष्ट्रीय चेतना, अब देखिए राष्ट्रीय चेतना या राष्ट्रीय भावना वो भारतीय हिंदू युग में भी थी, लेकिन वहां जो कवि थे वो खुलकर अभिव्यक्ति नहीं कर रहे थे। दूसरे वो ब्रज भाषा में लिख रहे थे, जो भी बातें लिख रहे थे वो ब्रज भाषा में कविता में लिख रहे थे। यहाँ आधुनिक खड़ी बोली में लिखने लग गए। आपने देखा होगा महर्षि संगोप्त है, उनको तो राष्ट्रीय भावनाओं का ही कवि माना जाता है, राष्ट्र कवि के रूप में जाना जाता है। हमारे हिंदी साहित्य में प्रथम राष्ट्र कवि के रूप में महर्षि संगोप्त को जाना जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी जितनी भी कविताएं हैं वो राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रीय भावनाओं से युक्त कविताएं, स्वदेश प्रेम की कविताएं हैं। तो इस युग के जितने भी कवि हैं उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से जनता को खुलकर राष्ट्रीय भावनाओं का प्रसार किया। मैथिली संगोप्त की एक रचना है भारत भारती, जो 1912 ईस्वी में प्रकाशित हुई। भारत भारती वो तो यह मानो राष्ट्र कविता के रूप में जाना जाता है, पूरी रचना को राष्ट्रीय रचना के रूप में जाना जाता है। उस रचना के आधार पर इनको राष्ट्र कवि की उपाधि के रूप में जाना जाता है। लिखा है होगा, आपने पढ़ा होगा, देशभक्त वीरों मरने से मैं नहीं डरता हूँ, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पे करता हूँ। और भी लिखा है, इसके और भी कवियों ने लिखा है। एक वो है जया प्रसाद सने, उन्होंने भी लिखा है, जिसको निज गौरव का निज देश पर अभिमान है, वे पस नहीं वे पस लेना और मृतक समान। और भी लिखा है, एक जगह और भी लिखा है, भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार है। भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें से देश का प्यार। अगर आपने एक कविता पढ़ी होगी, मैं माखनलाल चतुर्वेदी की कविता है पुष्प की अभिलाषा। पुष्प की अभिलाषा राष्ट्रीय भावनाओं के कवि हैं, उन्होंने उस पुष्प की अभिलाषा के माध्यम से हर भारतीय की अभिलाषा का वर्णन किया है। जिस तरह पुष्प की अभिलाषा है उसी तरह की अभिलाषा हर भारतीय की होनी चाहिए। उन्होंने लिखा है, लिखा है, आपने पढ़ा होगा, उससे पहले भी लोग से चाय नहीं सुर वाला के गहनों में भूखा जाऊं, चाय नहीं प्रेमी वाला मैं बिन प्यारी को ललचाऊं, चाय नहीं देवों के सिर पे चढ़ू भैक पे इखलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनवाली उस पथ पर देना तुम डाल, मातृभूमि पे शीश चढ़ाने जिस पर जाए। देखिए क्या कहा है उन्होंने, कहा है कि जिस मातृभूमि पे शीश चढ़ाने के लिए अनेक सही जाते हैं, गिर जाते हैं, वहीं मुझे डालना, वहीं मेरा सार्थकता है, वहीं मेरे उसका सार है। अगली जो विशेषता है वो है स्वदेश प्रेम।
स्वदेशी वस्तु। स्वदेशी वस्तुओं। और देखिए इस विषय पर हम चर्चा आपसे अगले दिन। धन्यवाद।